अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा अहमद भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय पी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी PSY 101। आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 नर्वस सिस्टम पार्ट 2। हमने इसका पार्ट 1 रीड आउट कर लिया था, हमने पढ़ लिया था, उसमें हमें क्या क्या बताया गया था। फर्दर हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। बिटवीन द सरफेस ऑफ द लेयर एंड द स्कल 3 लेयर्स हमारे पास होते हैं जिनको मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो टोटली कवर कर रहे होता है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का। अब ये जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं ये फर्दर डिवाइड की गई हैं 3 कैटेगरीज में, डोरामीटर में, आर्चिनाइड और पायामीटर पे। फर्दर अब हम इसमें स्टडी करेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, CSF। इसके बारे में फर्दर कहा गया है कि जो सब ऑर्चिनेट स्पेस होती है वो कंटेन कर रहे होते हैं एक फ्लूइड को, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम दिया गया है। और ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है जो कवर कर रहा है एंटायर सरफेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसका जो वॉल्यूम है वो 125 से 150 ml होता है और इसकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो 400 से 500 ml पर डे होती है, अबाउट 0.36 ml पर मिनट। अगर ये ना हो हमारे ब्रेन में तो हमारे ब्रेन के फंक्शंस सही से वर्कआउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जी एसोसिएशन एरियाज़ को। ये एरिया भी सेरेब्रस कॉर्टेक्स के अंदर होता है, लेकिन ये प्राइमरी मोटर और सेंसिटिव मोटर्स के फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बल्कि हायर मेंटल फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल लर्निंग में, रिमेंबरिंग में, थिंकिंग में, स्पीकिंग में, ये उन चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है। ये एसोसिएशन एरिया जो इसका है वो फ्रंटल लॉब से कनेक्टेड होता है, जो जजिंग या प्लेइंग में काम कर रहा होता है। फर्दर अगर ये डैमेज हो जाए इंटेक्ट मेमोरी की तरफ फिर ये मूव कर जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, एबिलिटी टू प्लान आउट समथिंग, हम कुछ प्लान्स वगैरह बनाने को नहीं, मतलब उस काबिल नहीं रहते, हमारे में वो एबिलिटी नहीं रहती। ये हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्टेड होता है। ये मतलब इसका ज़्यादा अगर फिज़िकली इसकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं या फिज़िकली इसके कोई सिम्टम्स देखें तो फिज़िकली नहीं होती, ये हमारी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा असर करता है। फर्दर इसका एसोसिएशन एरिया होता है वो अदर लॉब्स के साथ होता है रिलेटेड टू मेंटल फंक्शन। टेम्पोरल लॉब के साथ अगर हम इसको देखें तो ये उसमें रिकग्नाइजेशंस करने में, फेस को वगैरह करने में वो हेल्प आउट होता है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो हमें लोगों के जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करना भूल जाएंगे। फर्दर ये पोस्टरेटिव लॉब्स के साथ जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें परसेप्शन और मेमोरी को ये देखता है, और अगर ये वाला हमारा हिस्सा डैमेज हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसमें फिर हमें डिफ़िकल्टी आती है परसीविंग ऑफ स्पीच में। फर्दर अब हम इसमें देखते हैं जी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड मेडोला के साथ बिल्कुल कंसिस्ट कर रहा होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इन मैन एंड 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इन वुमेन में। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, दोनों की में ज़रा हाइट में भी फ़र्क आता है इससे, और इसका वेट ऑलमोस्ट 35 to 40 ग्राम्स होता है। अब इसका फर्दर अगर हम इसको देखते हैं तो ये वर्टिब्रल कॉलम्स को, मतलब हमारे बैक बोन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो इसका डिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड लेकिन बहुत छोटी होती है अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम के। वर्टिब्रल कॉलम हमारा बहुत ज़्यादा होता है, हम बैक बोन जो हमारी हम कंसीडर करते हैं, बैक बोन की निस्बत जो हमारे सेरेब्रल स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी बहुत छोटी होती है। ये सिग्नल्स राइज करते हैं हमारे मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन में, जो ट्रैवल बैक करते हैं डाउन टू दी कॉर्ड और मैसेज छोड़ देते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स के पास। स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्ट होता है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंट्रल रिस्पॉन्सेस के साथ ज़्यादा होता है। हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं उनके ऊपर इसका फोकस ज़्यादा होता है। अब हमारे पास फर्दर आता है रिफ्लेक्स हमारे पास होता है रैपिड एंड या अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज, जो किसी भी चेंज के लिए हम करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, जो मेंटेनेंस हेमोस्टेसिस मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं।
फर्दर हमारे पास आ जाते हैं जी रिफ्लेक्स आर्क। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, ये न्यूरल पाथवे होते हैं, इम्पल्सिस ट्रेवल जो कर रही होती हैं रिफ्लेक्सेस की, और ये कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्लेक्स का, जो फर्दर इसको 3 कंपोनेंट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। सेप्टर में जो रिस्पॉन्स टू किसी भी स्टिमुलस होते हैं, एफरेंट पाथवे में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और थर्ड हमारे पास आता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्दर हम स्टडी करेंगे जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, जो कंसिस्ट होता है स्पाइनल एंड कैरोटिड नर्व्स के ऊपर, और ये कनेक्ट होता है सीएनएस मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है हमारे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स से या और साथ उसके सीएनएस के साथ, और सीएनएस और मसल्स एंड ग्लैंड्स के साथ। फर्दर अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो पीएनएस के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, स्केलेटन या सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमने शायद लास्ट में इसको जब डिफ़ाइन किया था तब हमने उसमें थोड़ा सा पढ़ा भी था। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स को, जो और ये फर्दर रिपोर्ट कर रहा होता है जो करंट स्टेट ऑफ स्केलेटल मसल्स की है या कैरीज कर रहे होते हैं हमारे बैक की इंस्ट्रक्शंस को, उनको ये कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसीडर होता है सेल्फ पे हमारे सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म पे होता है ये हमारे इनवॉलंटरी ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कंट्रोल द ग्लैंड्स एंड मसल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स को, जिनके ऊपर हमारा कोई भी कार्य इख्तियार नहीं होता, ये उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ड्यूल फंक्शन कर रही होती है, ये अराउजिंग भी कर रही होती है, क्लैमिंग भी कर रही होती है, कंपैरिजन टू सब सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब हम इसमें पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये पार्ट है जी हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही, जो फर्दर एक्शंस फाइट और फ्लाइट को डिसाइड कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स हमारे पास अलार्मिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उसमें जब हमारे पास कोई अलार्मिंग सिचुएशन आती है या हम कोई ऐसी खबर सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, जो उसमें हार्ट बीट या स्लो डाइजेशन, शुगर लेवल हमारा इंक्रीज़ हो जाता है या ब्लड प्रेशर में हमारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये उन सारी चीज़ों को डील आउट कर रहा होता है। फर्दर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास है, हाँ जी, जो हमारे पास पीएनएस आता है, ये हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को सब साइड पर रख कर अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करता है। ये प्रोड्यूस करता है इफेक्ट ऑपोजिट टू दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कंजर्व कर रहा होता है हमारी एनर्जी को, डिक्रीज़ कर रहा होता है हमारे हार्ट बीट को। अगर फॉर एग्जांपल हमारी किसी बात को सुन के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है तो ये उसको कूल डाउन करने में, उनको स्लो डाउन करने में हमें हेल्पफुल कर रहा होता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए या शुगर लेवल हाई हो जाए तो उसको लो करने में या नॉर्मल करने में ये हमें हेल्पफुल कर रहा होता है। अगर हम डेली लाइफ सिचुएशन में देखें तो ये बहुत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो सिस्टम्स हैं ये इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। फर्दर हम स्टडी करते हैं जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन को। सबसे पहले हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम EEG। ये रिकॉर्ड कर रहा होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो ट्रांसमिटेड हो रहे होते हैं हमारे विद इन द ब्रेन्स थ्रू इलेक्ट्रोड्स अटैच दी स्कल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी CAT। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट कर रहा था हमारे इमेजेस ऑफ द ब्रेन को बाय कंबाइनिंग थाउजेंड्स ऑफ सेपरेट एक्सरेज जो स्लाइटली डिफरेंट एंगल से हम लेते हैं, उनको ये देख रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मैग्नेटिक रिस्पॉन्सेस इमेजिनरी की। इसमें हमारे पास MRI, ये स्कैन प्रोसीजर होता है, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को स्कैन करने में। MRI करवाया जाता है जी जब आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंटरनल फंक्शन में कोई स्ट्रोक हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, तो उसके लिए ये MRI यूज़फुल होता है। ये A to Z आपके ब्रेन के सब स्ट्रक्चर को बहुत इजीली डिफाइन कर देता है कि किसमें क्या प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर कंडक्टिंग कंटिन्यूम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये भी एक स्कैन प्रोसीजर होता है जो सेंसिटिव टू मिनट चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑकर कर होता है जब न्यूरॉन्स में फायरिंग चल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पोस्टरल एमिशन टोमोग्राफी PET। ये भी एक स्कैन होता है जो शो कर रहा होता है हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को जो हमारे ब्रेन में हो रही हैं एट द प्रेजेंट मूवमेंट। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।